नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी के अति महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में। इस सीरीज के अंदर हम लगभग एमपी के 20,000 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो कि प्रत्येक वीडियो में आपको 100 से 150 प्रश्न बैक के साथ देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, जो भी 2021 में आपका एमपी का एग्जाम होने वाला है, इस सीरीज को देखने के बाद शायद ही आपसे कोई एमपी का प्रश्न ना बने। इतनी महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए साबित होने वाली है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? एक कथन सत्य नहीं है, बाकी आपके तीनों सत्य हैं। वह सत्य नहीं है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। बाकी आपके तीनों सही हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। आइए देखते हैं कौन सी नदी दक्षिण सीमा बनाती है। दिए गए कथनों में विकल्प सा कथन असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, ना कि चंबल नदी द्वारा। जबकि चंबल नदी प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन आपके सही है। अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है और देश का 9.38% भूभाग पर फैला है तथा इसकी सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। तो आपको समझ में आ गया होगा भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। सी, कि प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। कौन सी बनाती है? ताप्ती नदी। और उत्तरी सीमा चंबल नदी। अगले प्रश्न सेकंड की बात करें। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो वह है आपका 34 मिनट का अंतर। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर और इसके पूर्वी तथा पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो कितना अंतर है? 34 मिनट। अगला प्रश्न 3 के बारे में बात करें। क्या है? निम्न से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते? किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते? तो वह है आपका द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। पुराना संघ के मिलते हैं, आर्य समूह के मिलते हैं और धारवाड़ समूह के मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिटेशियस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते। तो इसका ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बात करें 4 की। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है? वह है मालवा का पठार। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। कहां फैली है? मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो 4 का ऑप्शन कौन सही था? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 5 की बात करें। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती है? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? वह पाई जाती हैं गोंडवाना शैल समूह के रूप में। आइए देखते हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं। कैसे प्रकार की हैं? जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है। जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती है। जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज व लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। तो आपका समझ में आ गया वो प्रश्न कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना शैल समूह के रूप में। अगले प्रश्न बात करें। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो आपका सही कथन कौन सा है? सा। उपरोक्त आवा दोनों ही सही है कि आपके 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तर तक इसकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व तक इसकी देशांतर स्थिति है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7।
राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है 870 किलोमीटर और राज्य के उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है 605 ना कि 580। तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर रह गई, जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है 605 किलोमीटर ना कि 580। तो आपका ए ही सही है। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य है, कैसा राज्य है? पूर्ण भू अवस्थित राज्य, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ राज्य। इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण भू अवस्थित राज्य। तो मध्य प्रदेश पूरी तरह भू अवस्थित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड भी भू अवस्थित राज्य है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य हैं जो पूर्ण रूप से पूर्ण भू अवस्थित राज्य है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जो आपके राज्य है कैसे हैं? पूर्ण भू अवस्थित राज्य। अगले प्रश्न 9 की बात करें, क्या है? मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। तो गलत कथन आपका क्या है? पहले सत्य कथन पढ़ लेते हैं, क्या क्या सही कथन है। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। सी, तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। क्या ये सही है? तो भानपुरा तहसील नहीं, इसकी एक जगह थी सुनील टप्पा, उसको राजस्थान को दे दिया। बाकी जो तहसील थी वो मध्य प्रदेश में मिला ली गई। बाकी आपके सत्य हैं, आइए देखते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें संबंधित उपयुक्त कथनों में विकल्प दा को छोड़कर सभी सत्य हैं। जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा था वो राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया, ना कि पूरी तहसील को। तो आपका कौन सा सही था, कौन सा गलत था? इसका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न की बात करें, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? वह बांटा गया है 7 भागों में। आइए देखते हैं कौन कौन से 7 भाग हैं। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन विभाजन उपरांत विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन से जो प्राकृतिक भाग हैं? वह हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी, बघेलखंड का पठार। तो कौन से प्राकृतिक भाग हैं 7? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 7। अगले प्रश्न की बात करें, क्या है? निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ है? वह कौन सा पठार है आपका? वह है मालवा का पठार। तो मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। तो कौन सा जो पठार था उसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था? मालवा का पठार। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? वह कौन से जिले हैं? वह हैं उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। जो 3 जिले हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। आइए देखते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले के कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन कौन सही था? उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। अगले प्रश्न 13 की बात करें, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो किस जिले में नहीं है? बिलासपुर में। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है खंडवा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में। तो सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तारित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिलों में है? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तारित है।
अगले प्रश्न 14 की बात करें, सिगार चोटी, जाना पाव तथा दयारी चोटियां किस पठार में स्थित है? तो वह किस पठार में स्थित हैं? वह इनमें से कोई नहीं, ना तो रीवा पन्ना का पठार, ना बुंदेलखंड का पठार, ना ही बघेलखंड का पठार। तो सिगार चोटी, जाना पाव तथा दयारी चोटियां किस पठार में हैं? आइए देखते हैं। तो सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर, जाना पाव की ऊंचाई है 854 मीटर और धजारी चोटी है 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा के पठार में स्थित है। कहाँ पे है ये? मालवा के पठार में। तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां में शामिल है जो कि इस पठार में महुआ दक्षिण में है। तो सिगार चोटी, जाना पाव तथा दजारी चोटियां किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार में। तो सिगार चोटी कितनी ऊंची है? 881 मीटर, जाना पाव 854 मीटर और धजारी 810 मीटर। अगले प्रश्न 15 की बात करें, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो किस पठार में स्थित है? यह है सतपुड़ा का पठार में। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? सतपुड़ा के पठार में। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 है जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, कितनी इसकी ऊंचाई है? 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न 16 की बात करें, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो धूपगढ़ है आपकी महादेव पर्वत पर। तो सतपुल मेकल में 3 श्रेणियां राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी पाई जाती हैं। क्या है? सतपुड़ा मेकल में 3 श्रेणियां कौन कौन सी? राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणियां पाई जाती हैं। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो महादेव पर्वत पहाड़ियां आती हैं या आता है, महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? धूपगढ़। कितनी ऊंचाई इसकी? 1350 मीटर। तो धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है आपकी महादेव पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। तो सतपुड़ा मेकल में 3 श्रेणियां राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी पाई जाती हैं। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पहाड़ियां आती हैं, आता है। तो महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या सर्वाधिक है? किस पठार में है? तो यह बघेलखंड के पठार में। तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहां पर चौपाइयों की संख्या कैसी है? सर्वाधिक पाई जाती है। किस कारण? वन्य प्रदेश अधिक है, इसलिए वहां पर चौपाइयों की संख्या भी अधिक है। अगले प्रश्न 18 की बात करें, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है किस पठार में स्थित है? तो वह है आपकी बुंदेलखंड में। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? तो यह स्थित है आपकी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर ए। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च चोटी है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150 से 450 मीटर। अगला प्रश्न बात करें, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। किस क्षेत्र में मिलती है? सतपुड़ा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। किस क्षेत्र में मिलती हैं? सतपुड़ा क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड का पठार। क्या था इसका जो व्याख्या? मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्रों में मिलती है, सतपुड़ा क्षेत्र तथा बघेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं, सतपुड़ा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश का नाम से पुकारा गया है। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न 21 की बात करें, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? वह है आपकी चंबल नदी, दक्षिण नदी ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा
किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी द्वारा किया जाता है। जो उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? सोन नदी। अगले प्रश्न 22 की बात करें, भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है मध्य प्रदेश? भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो यह है गोंडवाना लैंड का। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसंहित का भूभाग है। इसके पश्चिम भूभाग की ओर विंध्यन शैल समूह तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न 23 की बात करें, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती? तो ये खंडवा में नहीं पाई जाती। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जबलपुर में पाई जाती हैं, बालाघाट रीवा में पाई जाती हैं, लेकिन आपकी खंडवा में नहीं पाई जाती हैं। तो खंडवा में दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं। जब एक आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, चिपली श्रेणी, जबलपुर सागर श्रेणी हुआ रीवा गोंडाइट में है। क्या है? खंडवा में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। खंडवा में कई चट्टानें हैं दक्कन ट्रैप की, ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, चिपली श्रेणी, जबलपुर सागर श्रेणी और रीवा गोंडाइट श्रेणी में है। अगले प्रश्न 24 की बात करें, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? उपरोक्त सभी क्या क्या? बिजावर, पन्ना, छतरपुर। तो मध्य प्रदेश की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें सभी जिलों में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश की कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न 25 की बात करें, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? किस स्थान को? ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? वह कौन सा है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पूर्व पाषाण कालीन युग का नहीं माना जाता है, जब एक सीधी, मंदसौर, खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न 26 की बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी, कितनी थी? 1127 किलोमीटर। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर। तो 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। इस विभाजन से पूर्व अखंड मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर। जो विभाजन के बाद अब कितनी रह गई है? 870 किलोमीटर रह गई है। विभाजन से पहले जो पूर्व की पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 1127। अब कितनी है? 870। अगला प्रश्न देखें, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तो वह थी आपकी 996 किलोमीटर। अब कितनी रह गई है आपकी? 605 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश के विभाजन कर 31 अक्टूबर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर थी, जो कि विभाजन के बाद घटकर कितनी रह गई है? 605 किलोमीटर ही रह गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर आ, कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी? तब कितनी थी? 996 किलोमीटर। अब कितनी है? 605। अगला प्रश्न 28 की बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तब क्या थी? तब थी आपकी 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तब विभाजन से पहले ही आपकी भौगोलिक स्थिति थी मध्य प्रदेश की, कितनी थी? 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आइए इसकी व्याख्या देखें। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जिससे प्रदेश में अनेक परिवर्तन हुए। अविभाजित यानी कि विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थी 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। विभाजन के बाद प्रदेश की स्थिति क्या रह गई है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये आपके विभाजन के बाद बची है, वो आपकी विभाजन से पहले थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? यानी कि विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? तो वह छूती थी 7 राज्यों को। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नवीन राज्य बनाया गया। उस विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों तथा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी। जो अब कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं?
5 राज्यों से। अब आपका आंध्र प्रदेश हट गया, और कौन सा हट गया आपका? उड़ीसा। अगला प्रश्न बात करें 30 का। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अभिजात मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? भाई आपके कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा विभाजन से पहले तो मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को नहीं छूती? तो भाई आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, लेकिन झारखंड तो अब छूती है। तो वह है आपका कौन सा? 1, 2 और 4। तो अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा स्पष्ट करती थी जो विभाजन के बाद 5 हो गई हैं। इनमें से भी छत्तीसगढ़ शामिल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य था आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा ऐसे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो स्पर्श करते थे लेकिन विभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूते थे। अगले प्रश्न की बात करें, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? किस पठार का भाग माना जाता है? दक्षिण के पठार का। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? दक्षिण के पठार का। तो भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियां, पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। अगला प्रश्न बात करें 32 की। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। तो भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश। तो भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भागों को मध्य प्रदेश नाम दिया गया है जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। तो भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, सॉरी। तो भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। अगला प्रश्न बात करें 33 की। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। तो आपके सही कथन कौन से हैं? वह है आपके सभी सही है कि नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुरा की श्रेणी है, मध्य उच्च प्रदेश की बेसिन का भाग है, मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी की बेसिन का भाग है। तो उपरोक्त सभी कथन आपके सही है। तो भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। आइए देखें, भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी की स्थित है, प्रदेश का उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है तथा पूर्व पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। क्या है? भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है तथा पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। अगला प्रश्न 34 की बात करें, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता था। तो राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? कौन कौन से नाम थे? ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत। तो सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों के मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। क्या सही है? सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत से जाना जाता था। बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी रियासतों के सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न 35 की बात करें, क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? किस सीरीज में? छिंदवाड़ा जिले में। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है।
तो धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं। सोनसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यू कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। समझ गए होंगे आपके कि धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलते हैं। सोनसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न 36 देखें क्या है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज के संज्ञा दी जाती है? तो वह है आपकी चिपली सीरीज। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? चिपली सीरीज। तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले में मुख्यतः छिंदवाड़ा और बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती हैं। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज की संज्ञा दी गई है। क्या है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मुख्यतः छिंदवाड़ा और बालाघाटों में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। तो बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ शैल चट्टानों को किस सीरीज के रूप में जाना जाता है? चिपली सीरीज के रूप में। अगला प्रश्न 37 की बात करें। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती हैं? तो वह आती है बिजावर सीरीज के अंतर्गत। तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? बिजावर सीरीज के अंतर्गत। निचले कुड़प्पा शैल समूह की ऊपरी तरह बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खाने आती हैं। क्या है? निचले कुड़प्पा शैल समूह की ऊपरी तरह बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती हैं तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खाने आती हैं। तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? बिजावर सीरीज। अगला प्रश्न 38 की बात करें क्या है। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटी गई है। वह कौन सी है? अपर विंध्य। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटी गई है। वह कौन सी है? आपकी अपर विंध्य। उत्तर देखते हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को दो भागों यथा लोअर विंध्य तथा अपर विंध्य में बांटा गया है। अपर विंध्य विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटा गया है। प्रश्न क्या है? निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटी गई है। कौन किसमें? वह है अपर विंध्यन में। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को दो भागों यथा लोअर विंध्य और अपर विंध्य में बांटा गया है। अपर विंध्य के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के उत्तर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडे सीरीज में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न 39 की बात करें क्या है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है चौगान और जबलपुर स्तर। आवा दोनों। तो अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान और जबलपुर स्तर। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह शैल समूह प्रदेश को दो क्षेत्रों यथा सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना शैल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है। यह शैल समूह प्रदेश के दो क्षेत्रों यथा सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। तो सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना शैल समूह का चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 40 की बात करें क्या है। निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? किसमें है? वह है कगार भूम। ऑप्शन नंबर आ। तो निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? वह है कगार भूम। तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूम बिंद स्कार्पलैंड है, जिसको कहा जाता है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जवेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। तो प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? तो किसमें है? कगार भूम में। तो मध्य प्रदेश के उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में
से एक कगार भूम, जिसको बिंद स्कार्पलैंड है का नाम है। तो भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा का गुंबद मिलता है। यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा है। अगला प्रश्न 41 की बात करें, क्या है? अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा था? विभाजन से पहले मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो वह बटा हुआ था आपका 9 भागों में। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था, जो अब 7 भागों में है। यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रियो पन्ना पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेघल चढ़ानी तथा बघेलखंड का पठार, जो आपके अब 7 प्राकृतिक भाग बचे हैं। अगला प्रश्न 42 की बात करें, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? किसको माना जाता है? वह माना जाता है कैमूर कागार और भांडेर कागार को। तो निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? किसको? कैमूर कागार और भांडेर कागार। तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाली कैमूर व भांडेर कागारों को गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। अगला प्रश्न 43 की बात करें, क्या कह रहा है? सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। क्या सही है? सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्याचल पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। प्रश्न क्या कर रहा है? सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो वो क्या है? आपके तीनों ही सत्य हैं कि सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा और विंध्याचल पाई जाती हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। यह पर्वत नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें 44 की, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश के निकटतम है? कौन सा है? वह है आपका रीवा। बात करें व्याख्या के बारे में, तो भारत का मानक समय IST 82.5 डिग्री इलाहाबाद है। जो भारत का है मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री इलाहाबाद में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तर अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 20 डिग्री 3 मिनट तथा पूर्वी देशांतर 26 डिग्री 30 मिनट है। कितना है? 26 डिग्री। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट तथा पूर्वी देशांतर कितनी है? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम है। तो ये 26 डिग्री था, ना कि 20 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो है छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। देखें किस आधार पर सुमेलित है। प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से विकल्प बा का जोड़ा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूती है, जबकि महाराष्ट्र को छूती है। बिल्कुल सही बात है। छिंदवाड़ा किसको छूती है? महाराष्ट्र को, ना कि छत्तीसगढ़। तो बालाघाट महाराष्ट्र को छूता है, मुरैना राजस्थान को छूता है और झाबुआ गुजरात को छूता है। तो नहीं वाला शब्द ध्यान देख लेना, कभी कभी नहीं वाला शब्द हम लोग जल्दी में नहीं देख पाते। तो निम्न में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाले अक्सर गलत हो जाते हैं। प्रश्न जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, नई शब्द को दिमाग के अंदर आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है कि नई भी है उसमें। तो वह कौन सा है? छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में प्रश्न में मध्य प्रदेश के जिले और उनकी सीमा से लगे राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें से विकल्प बा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा छत्तीसगढ़ को राज्य को नहीं छूती बल्कि महाराष्ट्र को छूती है। और सभी सही है आपके। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? वह है आपका 3,08,252 किलोमीटर। ठीक है, और भी दिया होता है 3,08,245 किलोमीटर।
52, 45 दोनों मान लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? कितने प्रतिशत भाग में मध्य भारत का पठार है? वह है 10.6, यानी कि 10.6% एरिया कौन सा भाग घेरा है? मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, जो कि 10.6% का भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? कौन सा जिला शामिल नहीं है? वह नहीं है आपका इंदौर। तो इंदौर जिला मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है, जबकि अन्य तीनों जिले हैं वो कौन कौन से हैं? भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी कहां के अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। अगला 49 की बात करें, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो कौन सा है? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल से हुई है। तो मालवा का पठार दक्कन के पठार का भाग है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? क्रिटेशियस काल से। अगले प्रश्न की बात करें 50 का क्या है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? तो वह धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो कितनी है? 1350 मीटर ऊंची है, महादेव श्रेणी पर स्थित है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगला प्रश्न 51 की बात करें, सौसर, सकोली व चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? तो वह है आपके धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। तो सौसर, सकोली और चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं? वह है धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 52 की बात करें, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? किसके हैं? तो ये विंध्याचल के हैं। तो विंध्याचल श्रेणी उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। तो भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो विंध्याचल के हैं। अगला प्रश्न 53 की बात करें क्या है। राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? किसके हैं? तो वह सतपुड़ा के हैं, ऑप्शन नंबर बी। राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो वह सतपुड़ा के हैं। प्रश्न देखते हैं व्याख्या क्या है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक है। जो सतपुड़ा श्रेणी है वह क्या है? नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। राजपीपला, महादेव, मेकाल और राजमहल सतपुड़ा पर्वत के ही उपविभाग हैं। तो ये राजपीपला, महादेव, मेकाल, राजमहल, सतपुड़ा किसके उपविभाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के। अगला प्रश्न 54 की बात करें, प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? किसमें शामिल किया है? बघेलखंड का पठार। तो प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? वो कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। 55 अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है आपका? मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मध्य प्रदेश के मालवा का पठार स्थित है। अरावली एवं विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्रमशः राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रदेश के मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न 56 की बात करें, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है कितना है? 74 डिग्री से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो 74 डिग्री से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि उत्तरी अक्षांश में इसका कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 57 की बात करें, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? वह किसका है? संयुक्त जर्मनी।
तो संयुक्त जर्मनी का, जबकि कनाडा, ब्रिटेन तथा फ्रांस मध्य प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले देश हैं। इसमें से कौन सा देश है जो मध्य प्रदेश से क्षेत्रफल में कम है? वह है संयुक्त जर्मनी। अगला प्रश्न 58 की बात करें, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? किसका भाग है? वह है बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर 7। तो गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? वह है बघेलखंड का पठार। तो गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक का कौन सा पठार करता है? बघेलखंड का पठार।